हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एसएसबी पीजीटी एजुकेशन ओडिशा का जो एग्जाम है उसका वो एग्जाम होना है, तो हम कहीं ना कहीं से कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिग्री कॉलेजेस के एग्जाम जो ओडिशा में होते हैं उनके क्वेश्चंस हैं ये। कल वाला जो लेक्चर मैंने करवाया था फर्स्ट क्लास जो प्रैक्टिस की ली थी पीवाईक्यूज की, सो उसमें एक स्टूडेंट का शायद कहना था कि ये सिलेबस जो है वो वहाँ डिग्री कॉलेजेस वाला। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाह रही हूँ और मैं ये ना लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि अब ओडिशा का एग्जाम है, ओडिशा में उसी लेवल पे पीजीटी के बजाय मतलब डिग्री कॉलेजेस का कुछ ना कुछ एग्जाम हुआ है, आपका सब्जेक्ट सेम है। सो भले ही दो चार टॉपिक और अलग हो, आपको कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है ना। आप इतना भी मत रहिए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम तो एटलीस्ट इतना रखिए कि चलो आपके जो है स्टेट का एग्जाम है, सो उसमें से, और वो भी एजुकेशन का ही एग्जाम है, तो उसमें से जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं कर लेते हैं। एटलीस्ट आपके सिलेक्शन बोर्ड का या जो चीजें हैं उनका थोड़ा नजरिया तो पता चल रहा है कि हाँ किस लेवल तक का क्वेश्चन पेपर आपका सेट किया जा सकता है। सो ये मत सोचिए कि अच्छा ठीक है जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ क्वेश्चन आ गया तो छोड़ो, ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया। नहीं, आपको वो कहीं और भी हेल्पफुल हो जाएगा, नेट में हेल्पफुल हो जाएगा, कहीं और हेल्प हो जाएगी आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड। सो इंपॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट जब आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो आप डिटेल में कीजिए, उससे रिलेटेड टॉपिक तो आप कवर कर लीजिए। ठीक है, ये तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो एटलीस्ट जितना करा रही हूं उतना ही कर लीजिए। ठीक है, और एक और चीज, पहले आप लोगों की ये था कि मैम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे ही मैंने क्वेश्चंस की वीडियो डाली अब आपका ये है कि मैराथन, मतलब कहीं तो अपने आप को थोड़ा सा थामिए ना, वो रुको जरा, सब्र करो वाली फीलिंग कहीं तो लेके आनी पड़ेगी ना। तो थोड़ा सा मतलब आप लोग मैच्योर हैं, सारे के सारे टीचर बनने की कगार पे हैं, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, सो थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ आप अपनी तैयारी कीजिए। मैं जितना अपने से बन पा रहा है उतना मैं आप लोगों के लिए करवा रही हूँ, बट ये जो सो कॉल्ड बार बार मैसेज करके अलग अलग डिमांड्स है ना कि ये भी करा दीजिए, ये भी करा दीजिए, आप अपने ही लेवल पे क्या कर रहे हैं अगर मैं आपसे पूछने बैठूं। मैं छोड़िए, आप खुद अपने आप से पूछिए कि जितना मैंने इनकलकेट लर्निंग पे कराया है आपने क्या सारा कुछ कवर किया है। अब आपको सडनली ये हो गया कि आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब सडनली मैराथन्स चाहिए क्योंकि आप पूरी वीडियोस नहीं देख सकते। सो वो आपकी गलती है ना, आपने लेट शुरू किया, राइट। जो स्टूडेंट शुरू से शुरू कर रखा है ना, जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तो शायद कमेंट करने का टाइम भी नहीं होगा कि ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। ठीक है, तो जितना कराया जा रहा है उसको शांति से करने की कोशिश कीजिए, और जो जितना मतलब मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ और बेटर करके कि इस ये क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ आ जाए या इस तरीके का टॉपिक आ जाए तो आपका वो क्वेश्चन मिस ना हो, ये कोशिश मेरी है। ठीक है, तो आप भी अपने लेवल पे कोशिश कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी कोशिश ज्यादा काम आएगी क्योंकि आपको पेपर देना है। ठीक है जी, तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट सेकंड क्लास है आज। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, या फिर यानी अगर क्लास 1 से कंटिन्यू करूं तो 11th क्वेश्चन है जी, 2021 का ही एग्जाम था ये। अ मल्टीलिंगुअल पर्सन इज वन हु कैन, तो एक मल्टीलिंगुअल इंसान कौन होगा, मल्टीलिंगुअल पर्सन। कम्युनिकेट इन मोर देन वन लैंग्वेज, जो एक से ज्यादा लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, या जो एक्टिवली बोल भी पाए और लिख भी पाए, क्योंकि एंड है। ठीक है, सो एक्टिवली स्पीकिंग एंड राइटिंग इन वन लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज में जो एक्टिवली बोल सकता है, लिख सकता है, क्या वो मल्टीलिंगुअल है। लिसनिंग, रीडिंग, परसीविंग इन वन लैंग्वेज, एंगेजिंग इन मल्टीलिंगुअल लर्निंग। सो देखिए जहां पे वन लैंग्वेज, क्योंकि मल्टीलिंगुअल है ना, यानी एक से ज्यादा लैंग्वेज की तो बात हो रही है, सो ये वन लैंग्वेज वाला ऑप्शन तो वैसे ही हमारा कट आउट हो जाता है। ठीक है, मल्टीलिंगुअल लर्निंग में आप शामिल हैं या फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक से ज्यादा लैंग्वेज में। सो बेटर आंसर जो है वो फर्स्ट रहेगा जी। अब जब एक से ज्यादा लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, अब वो चाहे बोल के कर पा रहे हैं, आप लिख के कर पा रहे हैं, पढ़ के कर पा रहे हैं, वट इट इज, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं मोर देन वन लैंग्वेज, तो वो मल्टीलिंगुअल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 द एनसीटी टू बी रीस्ट्रक्चर्ड एज, तो एनसीटी को किस तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए या किया जाए, ऐसा एनईपी 2020 में बोला गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, प्रोफेशनल सेटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड बॉडी, इसको हम PSSB भी लिखते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड टेस्टिंग बॉडी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHARC,
ERC ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है। सो NEP 2020 के बाद जो है, अगर आप मतलब जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, वो NEP 2020 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इसको पहले ही कर लें। PDF बहुत लंबी है, तो आप जो मैंने 6 लेक्चर्स बनाए हैं इससे रिलेटेड, उनको डिटेल में देख के जाइएगा। आपकी प्लेलिस्ट में भी मैंने ऐड कर रखे हैं, क्योंकि जैसे ही NEP 2020 आई, उसके बाद 2021 में जो एग्जाम हुआ उसमें काफी क्वेश्चन हैं ये NEP 2020 से रिलेटेड, ठीक है। बेसिक से लेके एडवांस तक अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो सारा करके जाना है। तो NCTE को रीस्ट्रक्चर करने की बात कही गई है। जिन्होंने NEP 2020 मेरे लेक्चर्स देखे हैं उनको आंसर पता होगा। आंसर रहेगा ये A नहीं B रहेगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, PSSB, ठीक है। सो ये इसके अंदर बोला गया है हमारी NEP 2020 में कि जो प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं, जैसे ICAR है, VCI है, NCTE है, COA, NCVET, ये सारे के सारे जो है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज की तरह एक्ट करेंगे। तो अगर कहीं पे NCTE की जगह ये भी पूछ लिया जाए VCI या ICAR, उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है, तो वो रीस्ट्रक्चर की बात करके ये बोला गया कि ये सारी की सारी जो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज की तरह काम करेंगी। इसके अलावा एक और चीज आप याद रख सकते हैं NEP 2020 से, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी बात की गई इन्होंने कि ये बनाया जाना चाहिए, और इसके अंदर 4 वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात की गई, 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स की बात की गई। इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स में एक रहेगा NHERC, यानी यही नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। दूसरा रहेगा रेगुलेटरी काउंसिल, सही बोला ना मैंने, हाँ ठीक है, रेगुलेटरी काउंसिल रेगुलेशन के लिए। देन NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो एक्रेडिटेट करने के लिए NAC होना चाहिए। अभी हमारे पास NAC की टीम है, बट इन्होंने HECI के अंडर जो 4 वर्टिकल्स हैं उनमें NHERC, NAC, और तीसरे हैं हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो ग्रांट्स देगा आपको, और फोर्थ है हमारे पास जनरल एजुकेशन काउंसिल, GEC। तो ये जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है ना, इन सब में से भी मेंबर्स को इनवाइट किया जाएगा ये जनरल एजुकेशन काउंसिल के मेंबर्स बनने के लिए, ठीक है। सो ये 4 भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आप 4 वर्टिकल्स की, इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ये चारों पता हो और इन चारों की फुल फॉर्म पता हो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया, और ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी रेफर्स टू, तो क्रिएटिविटी रेफर्स टू क्रिटिकल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, या फिर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो क्रिएटिविटी को यूजुअली हम डाइवर्जेंट थिंकिंग से कनेक्ट करके देखते हैं, और कहीं ना कहीं तक सही भी है, क्योंकि कन्वर्जेंट के कंपैरिजन में डाइवर्जेंट थिंकिंग में ज्यादा क्रिएटिविटी निकल के आती है। बिल्कुल अग्री करेंगे इस बात पे, लेकिन इसलिए हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि कन्वर्जेंट में क्रिएटिविटी होती नहीं है, क्योंकि डाइवर्जेंट में हम कंपेयर कर जाते हैं ना कन्वर्जेंट से, तो हम बोलते हैं मोर क्रिएटिविटी कहां दिखाई देगी हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग में, लेकिन दोनों में ही कुछ ना कुछ लेवल तो क्रिएटिविटी का रहेगा ही। तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग आंसर नहीं लगाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने कहीं ना कहीं KVS या किसी तो एग्जाम में ये डिट्टो क्वेश्चन था, वहां पर हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने जब आंसर की रिलीज की थी तो उन्होंने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग आंसर दिया था। ओके, सो डी ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज क्रिएटिविटी कम हो सकती है बट कन्वर्जेंट में होगी। ओके, Who said this? Education as such has no aims. तो एजुकेशन की as such कोई एम है नहीं, ये बात किसने बोली है? जॉन ड्यूई, ST जेम्स, RN टैगोर, MK गांधी। किसने बोली है बताइएगा कमेंट करके। एंड तो आंसर रहेगा जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई मैंने करवा भी रखा है, आपके सिलेबस में भी है, सो आप मेक श्योर करें कि जॉन ड्यूई, रूसो, एटलीस्ट जो फैक्चुअल पोर्शन है और जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो तो आप डेफिनेटली अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट NEP 2020 पॉलिसी ऑफ पेडागोजिकल एंड करिकुलर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो 10+2 से शिफ्ट होके जो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर दिया गया है, इस 5+3+3+4 का एक नाम भी है, तो वो नाम पूछेगा। इसमें बोला कि कौन सा नहीं है। सो पहली स्टेज जो 5 साल की उसको हम फाउंडेशनल बोल रहे हैं, नेक्स्ट 3 ईयर प्रिपरेटरी, नेक्स्ट 3 मिडिल, और नेक्स्ट 3 हायर सेकेंडरी नहीं होगा, सेकेंडरी होगा। ये बात आपको समझ लेनी और याद रखनी बहुत जरूरी है
कि जब हम 10+2 सिस्टम की बात करते थे तो हम चलो 5वीं तक प्राइमरी, 8वीं तक 6 to 8 हम अपर प्राइमरी बोल देते थे एंड 9th-10th को सेकेंडरी बोल देते थे और 10th और 11th और 12th को हम सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी। सो अब हायर सेकेंडरी नाम की चीज एनईपी 2020 में कहीं ये वर्ड मेंशन नहीं है। जो 4th स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है और वही हर जगह मेंशन है। तो ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। अच्छा ये तो बता ही दिया। चलो ये देखो इजी से लेके, मैंने बोला ना इजी, वो भी पूछा गया था हमसे जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज था, और ये सिंपल सा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो इसलिए एनईपी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई इजी कोई टफ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इससे। विच वन इज करेक्ट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल सिस्टम इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो इसके अंदर कौन सा रहेगा? 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर रहेगा। अब ये तो इजी है, लेकिन अब यहाँ पे कौन सा एज ग्रुप आता है, यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें भी मेजर आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको एनईपी 2020 के दौरान करवा रखी हैं। ठीक है कि अच्छा ये फाउंडेशनल स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, या ये 3 वाली जो है वो प्रेपरेटरी और ये मिडिल स्टेज है। तो वो स्टेजेस के नाम पता हो, उस एज ग्रुप में जो बच्चे आएंगे उनका एज ग्रुप पता हो, क्लास पता हो, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड एज। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के साथ साथ बिल्कुल डायरेक्ट सीधे क्वेश्चंस भी मेंशन हैं जो आपका ये पेपर है इसमें। सो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम पूछा गया है जी, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट लर्निंग आएगा ये, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, ये एक और रिपोर्ट थी यूनेस्को की तरफ से, वो रिपोर्ट का नाम है ये, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, एजुकेशन एंड कल्चर चेंज। तो ये कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम जो है, और इसका इनफैक्ट कोठारी कमीशन को हम नेशनल कमीशन भी, नेशनल के नाम से भी जानते हैं ना, तो वो ध्यान रखिएगा। सो आंसर रहेगा एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला कमीशन था जिसमें नेशनल लेवल पे शुरू से लेके, मतलब स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक कैसा होना चाहिए स्ट्रक्चर, क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे हम बेटर कर सकते हैं। सो वो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो है वो कोठारी कमीशन पहला कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिकॉज अगर सिर्फ पहले कमीशन की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस तो हमारा राधा कृष्णन कमीशन आ जाएगा। ठीक है, तो राधा कृष्णन कमीशन को हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे फोकस करने के लिए बनाया गया था। दूसरे नंबर पे मुदालियर कमीशन आ जाएगा, जो सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करने के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर कोठारी कमीशन जो है वो नेशनल लेवल पे सारी एजुकेशन, मतलब कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं उस बारे में बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 has been inserted in Indian Constitution. So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2009 का जो ये एक्ट है वो किस नाम से मेंशन है, कौन से आर्टिकल में ये चीजें मेंशन है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए? सो आर्टिकल 31A, आर्टिकल 45A, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 46A। तो जब हम आर्टिकल्स करते हैं तो हम फंडामेंटल राइट्स करते हैं, डीपीएसपी करते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज करते हैं। मेक श्योर आप ये तीनों चीजें पढ़ के जाएं, मतलब बेसिक नोट्स मत बनाइएगा, बट आपको बेसिक्स पता हो इनके बारे में जो मैंने आपको करवा रखी है। ओके, सो बताइए इसमें से आंसर क्या रहेगा? एक सेकेंड। आंसर रहेगा जी सी, आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया, क्योंकि आर्टिकल 21 था राइट टू लाइफ, और राइट टू गुड लाइफ या अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। सो 21A बना के ये 21A आर्टिकल इंसर्ट किया गया कि एलिमेंट्री लेवल तक, मतलब 6 to 14 की जो एज है उसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो ये आर्टिकल 21A मतलब उसमें डाला ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हुआ होगा, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत और कौन से ईयर में ये आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया गया? सो ये आप कमेंट करेंगे, प्लस आप अपने नोट्स में भी ऐड करेंगे अगर आपने नहीं कर रखा है तो। ओके, There can't be educated people without educated women was stated in। तो ये किस में बोली गई थी ये बात कि educated people हो ही नहीं सकते अगर आप women को educate नहीं करेंगे, यानी कि educated women होना बहुत जरूरी है आपके देश में। So NEP 1986 ने बोली, यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने बोली, सेकेंडरी एजुकेशन ने बोली, या फिर NEP 2020 में ये बात बोली गई। तो बताइएगा आंसर इसका। आंसर रहेगा
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो मैंने अभी अभी बताया आपको, राधा कृष्णन जो जिनके हेड थे, चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने ये चीज बोली, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, उन्होंने वुमेन के एजुकेशन पे काफी कुछ चीजें बोली, जो आप एक दो चीजें याद रखिए। जैसे पहली चीज तो यही बोली कि देयर कांट बी एन एजुकेटेड पीपल विदाउट एजुकेटेड वुमेन, ठीक है। इन जनरल इनका कहना है कि अगर मेन और वुमेन में से ऑप्शन मिले ना, या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो किसको एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो ये बोल रहे हैं वुमेन को दी जानी चाहिए, ताकि हम श्योरली नेक्स्ट जनरेशन में चीजें पास ऑन कर पाएं। ओके, सो वुमेन के एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। जब ये इन्होंने एक स्पेसिफिक सेक्शन भी बना रखा है पूरी रिपोर्ट में, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन फॉर नेशनल लाइफ, कि कैसे नेशनल लेवल पे एक बढ़िया लाइफ और एक नेशन की अच्छी लाइफ के लिए हमें जरूरत है वुमेन की एजुकेशन की। सो वुमेन एजुकेशन की प्राइमेसी की इन्होंने बात की। एजुकेशन ऑफ वुमेन एज वुमेन, इस चीज को इन्होंने नकारा। ये बोल रहे हैं कि एक धारणा सी बनी हुई है ना कि मतलब जो क्या बोलते हैं, मैन और वुमेन की एजुकेशन अलग होनी चाहिए, वुमेन को जब घर पे ही काम करना है तो आप उस तरीके की एजुकेशन दीजिए। सो इनका कहना है कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बिल्कुल ऑब्सोलीट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वुमेन को जो है सेम इंटरेस्ट के साथ सेम जगह पे सेम एजुकेशन हासिल करने का जो है वो हक है, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर होम एंड फैमिली लाइफ, ये इन्होंने बोला कि आप एजुकेशन इस तरीके की दीजिए ताकि वो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी, यानी जो एक्सपीरियंस है उनका घर संभालने में या फैमिली को संभालने में, वहां पर वो उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी कर पाए। और उसके लिए इन्होंने स्पेशल कोर्सेज की बात की, जैसे होम इकोनॉमिक्स का कोर्स, कि घर का बजट या घर की चीजें कैसे चलनी चाहिए, इकोनॉमिक्स घर से रिलेटेड सिखाई जाए उनको। नर्सिंग जो है वो एक वो प्रोफेशन माना गया कि उस टाइम यूएसए में हुआ था ये, कि बहुत ज्यादा नर्सेज जो है वो वुमेन होती थी, तो वो वुमेन का जो टेक केयर ऑफ वाला नेचर है ना, कि अच्छे से ध्यान रखने वाला, और नर्सिंग में भी वही चाहिए। तो इसलिए नर्सिंग के कोर्स की इन्होंने बात की। वुमेन मतलब होता है ना सबसे सेफ जॉब एक लड़की के लिए क्या होगी, टीचिंग की, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग यूजुअली और सुनते भी हैं। सो वो टीचिंग की भी इन्होंने बात की कि टीचर के लिए कोर्सेज जो है वो वुमेन को दिए जाने चाहिए। फाइन आर्ट्स की बात की कि पेंटिंग या जो और फाइन आर्ट्स वाला काम है वो सारी चीजें भी एक कोर्स में डाली जानी चाहिए। तो ये स्पेशल कोर्सेज की बात जो है वो राधा कृष्णन कमीशन ने की थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा क्वेश्चन, समझ के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन द डिफरेंसेस इन अचीवमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो मैंने आपको जो स्टैट वाला पोर्शन है उसमें सब कुछ करा रखा है एक्सेप्ट टी टेस्ट, काई स्क्वायर और अनोवा, ये तीन चीजें रहती हैं। बाकी मैंने कोरिलेशन, बाइसीरियल, पॉइंट बाइसीरियल, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा करवा दिया है। ओके, सो ये जो चीजें हैं तीनों की तीनों, इनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस मुझे लगता नहीं है आएंगे, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, चाहे वो काई स्क्वायर टेस्ट की हो, टी टेस्ट की हो या अनोवा की हो। तो वो न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछे जाएंगे आपसे बहुत डिटेल वाले, तो इसलिए आपको इनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि कहां पे कौन सा टेस्ट यूज किया जा सकता है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, देखिए ये आपको पूछा गया है कि आप जो है क्या करना चाह रहे हैं, बॉयज की और गर्ल्स की अचीवमेंट जो है उसका डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो बॉयज की अचीवमेंट है उनका मीन निकालेंगे, जो गर्ल्स की अचीवमेंट है उनका मीन निकालेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो जो मीन का क्या सिग्निफिकेंस है वो तो मैं आपको करवा चुकी हूं। मीन के डिफरेंस का सिग्निफिकेंस की जब बात आती है तब टी टेस्ट की बात आती है। ओके, तो जब इन मीन के डिफरेंस को हम देखना चाह रहे हैं और हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे जेंडर है, लेकिन उस जेंडर में हमने दो चीजें कर दी, एक बॉयज और एक गर्ल्स। अब जो बॉय है वो बॉय ही रहेगा, गर्ल थोड़ा ना बन जाएगा। सो जेंडर में भी, यानी ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इसमें दो लेवल्स हैं, एक बॉय और एक गर्ल, दो लेवल हो गए। और हमारा जो वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या होगा, अचीवमेंट, कि वो चेंज हो रही है। ओके, सो इस तरीके का जब कोई हो ना कि आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में दो लेवल्स हो, तो तब हम किसका यूज करते हैं, टी टेस्ट का यूज करते हैं। टी टेस्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट इस सिचुएशन में माना जाता है, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें दो लेवल्स हैं, जैसे ये बॉय और गर्ल वाला, जेंडर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसमें ये दो लेवल हो गए, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि अचीवमेंट है यहाँ पे। ओके, सो इसलिए टी टेस्ट जो है वो यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात आती है अनोवा की, यानी अब हम इसी में थोड़ा सा आगे बता देती हूँ मैं एक बार कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है, लेकिन अगर हम विद टू लेवल्स की बजाय यहाँ पे लेवल्स ज्यादा हैं, एक से दो से ज्यादा लेवल्स हैं, तो उस टाइम पे हम अनोवा का इस्तेमाल करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसको बोलेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम देखना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया का यूज जो है
वो लो है, मीडियम है या हाई यूज किया जा रहा है सोशल मीडिया का, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्लीपिंग आवर्स पे। तो जो स्लीपिंग आवर्स, एक रात में आप सो रहे हैं, जो आपके स्लीपिंग आवर्स हैं, आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, कम यूज करते हैं, या वो मतलब मीडियम यूज करते हैं। तो ये 3 क्या हो गए आपके लेवल्स हो गए। और इन लेवल्स में मेजर चीज क्या है जो इंडिपेंडेंट है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, राइट। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लो, मीडियम और हाई जो है वो 2 से ज्यादा लेवल्स हो गई। और डिपेंडेंट क्या हो रहा है इस पे, स्लीपिंग आवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए स्लीपिंग आवर्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ओके, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अनोवा जो है टेस्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे। अनोवा हमें बताता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। ओके, सो ये चीज यहाँ पे, ये क्या है, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों जिनमें उसको हम बोलेंगे वन वे अनोवा। वन वे, क्योंकि अनोवा टू वे अनोवा भी होता है। तो जब हम बोलें कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसमें लेवल्स तो होंगे ही एक से ज्यादा, ठीक है, 2 से ज्यादा, तो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब हम टू वे अनोवा का इस्तेमाल करेंगे। सो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा, अगर कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए तो आप उस पर अनोवा लगाएंगे, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, या फिर आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे या काई स्क्वायर टेस्ट। सो वो आपको कंपैरिजन समझ आना चाहिए कि ये टेस्ट कहां कहां यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर पता होगा तो आप बेटर तरीके से जो आपको एग्जाम्पल दे रखा होगा उसको एनालाइज कर पाएंगे। सो हमने ये चीज देख ली कि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट है जिसमें 2 लेवल्स हैं, ठीक है, जैसे जेंडर वाला किया, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो हो गया हमारा टी टेस्ट, ठीक है, आप इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे लिखती हूं, चलो ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें 2 से ज्यादा लेवल हैं, मोर देन 2 लेवल्स, ओके, मोर देन 2 लेवल्स है, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें क्या होगा, वन वे अनोवा। लेकिन अगर 2 इंडिपेंडेंट, मतलब एक से ज्यादा, तो इंडिपेंडेंट 2 है या 4 है, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो प्लस उनमें लेवल्स भी उससे ज्यादा ही हैं, ठीक है, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये अनोवा हो गया, टू वे अनोवा। एग्जाम्पल टू वे अनोवा का अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटरेक्शन देख सकते हैं हम जेंडर और एजुकेशनल लेवल की इंटरेक्शन देखना चाह रहे हैं एंजाइटी बच्चों की देखने के लिए, ठीक है, एंजाइटी टेस्ट पे। यानी अब जेंडर को भी आप चेंज नहीं कर सकते, जो उनका एजुकेशनल लेवल है वो भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये दोनों तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। अब जेंडर में भी मेल, फीमेल, अदर जेंडर, वो सारे क्या हो गए, फर्दर लेवल्स आ गए हमारे पास। ऐसे ही एजुकेशनल में भी क्या हो गया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एंड जो वो सारी चीजें आ गई। तो पॉइंट ये है कि जेंडर और एजुकेशनल लेवल 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन इनमें फर्दर और भी लेवल्स हैं, 1-2 से ज्यादा, राइट। और एक डिपेंडेंट क्या हो गया, एंजाइटी। इन सब के ऊपर एंजाइटी का क्या फर्क पड़ रहा है, या एंजाइटी का इन पे, मतलब इनकी वजह से कितनी एंजाइटी हो रही है, वो हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। सो ये क्या हो गया, टू वे अनोवा हो गया। लेकिन ये याद रख सकते हैं आप, अनोवा में डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, चाहे वो वन वे अनोवा है चाहे वो टू वे अनोवा है, ओके। देन कई बार ये होता है कि आपके एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट है। हमने जब अनोवा पढ़ा है तो हम अनोवा में ये बोल रहे हैं, चाहे वो वन वे हो चाहे वो टू वे हो, दोनों में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो तो फिर हम मनोवा यूज करते हैं, मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बस इतना सा पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली जितने फैक्टर्स ऐड होते जाएंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। देन आता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट एक तरीके से कंपैरिजन के लिए होता है कि जो चीजें आप ऑलरेडी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास क्या है, आप 27 लोगों पे एक सर्वे कर रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि वो पिज्जा प्रेफर करते हैं, पास्ता प्रेफर करते हैं या बर्गर प्रेफर करते हैं, ओके। अब आपके पास अगर आप उनको कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे तो आप ये मान के चल रहे हैं कि 9 लोग पास्ता सिलेक्ट करेंगे, 9 पिज्जा सिलेक्ट करेंगे, 9 बर्गर सिलेक्ट करेंगे, ओके। बट जब हम तो काई स्क्वायर टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये तो हमने अज्यूम किया था, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक्चुअल में वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं और वो क्या सिलेक्ट करते हैं, उसको जब हम एक्सपेक्टेशन वाले के साथ कंपेयर करते हैं ना, तब काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा जो सैंपल है उसमें हमने देखा कि 2 लोगों ने पिज्जा सिलेक्ट किया, 20 लोगों ने पास्ता पसंद किया और 5 लोगों ने बर्गर, तो हमारा जो वो था ना कि हम बोल रहे थे कि मतलब हम इस डाटा से ये बोल सकते हैं कि हाँ मोस्टली लोग शायद पास्ता ज्यादा पसंद करते हैं। बट अगर हमारे सैंपल में आ जाए कि 8 ने पिज्जा पसंद किया, 10 ने पास्ता और 9 ने बर्गर, तो हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली, राइट, क्योंकि सब बराबर बराबर सही हो गया, 8, 9, 10 वाली चीज। सो काई स्क्वायर टेस्ट जो है हमें
हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि जो ऑब्जर्व्ड आउटकम है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है या नहीं उसका एक्सपेक्टेड आउटकम से, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। ओके जैसे हमने ये एक्सपेक्ट किया था, मान लो नो नो नो, तो ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अगर ये सैंपल आ गया, ये जो है हमारा रिस्पॉन्स आ गया, तो हमारा ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ओके ओके सही है, राइट। बट अगर ये वाला आ जाता है कि हमारे सैंपल में 2 ने पिज्जा पसंद किया, 20 ने पास्ता और 5 ने बर्गर, तो ये सिग्निफिकेंट मतलब है यहाँ पे डिफरेंस, हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ पास्ता ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ओके तो जैसे टी टेस्ट में हम डिफरेंस देखते हैं ना 2 ग्रुप के मीन का, जैसे हमने लड़कियों की अचीवमेंट और बॉयज और गर्ल्स की अचीवमेंट को डिफरेंस देखा था, तो वो टी टेस्ट यूज किया हमने वहां पे। सो ऐसे ही chi-square टेस्ट में हम ये बताते हैं कि जो हमने रिजल्ट ऑब्जर्व किए हैं वो कितने डिफरेंट हैं जो हमने एक्सपेक्ट किए थे उससे। ठीक है, सो आई होप आपको इनका डिफरेंस समझ आया होगा, आप समझ पाएंगे कि कहां पे कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इतना कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए एंड आई होप आपको समझ आया हो। समझ आ गया हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।